नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कायदे से अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर जिस जंग की शुरुआत की थी, वो जंग अब खुद अमेरिका के गले की फांस बन गई है। अमेरिका ने जिस जंग को 2-4 दिन का खेल समझा था, असल में इस खेल में अब खुद अमेरिका फंस गया है। यहाँ तक कि इस खेल में अब अमेरिका के मित्र नाटो देश ने भी अमेरिका की मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। वैसे भी जो जंग ईरान में तख्ता पलट के लिए शुरू हुई थी, अब वो जंग सिर्फ 2 जगहों पर आकर सिमट गई है। 17 दिन पहले ईरान पर हमला कर जिस अमेरिका ने इसे एक बेहद आसान जंग बताया था, वही आसान जंग अब खास तौर पर अमेरिका के लिए सबसे मुश्किल जंग बन गई है। इतनी मुश्किल कि अब अमेरिका को खुलकर नाटो देशों से मदद मांगनी पड़ रही है, खासकर नाटो देशों के नेवी से, ताकि उस हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता साफ किया जा सके जिस रास्ते से होकर दुनिया के बाजार में 20% कच्चा तेल पहुंचता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर नेवी रखने का दावा करने वाले अमेरिका को आखिर अब नाटो देशों की नेवी की जरूरत क्यों पड़ गई? और पड़ी तो पड़ी, नाटो देशों ने हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते पर अपने जंगी जहाजों को भेजने से इनकार क्यों कर दिया? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका समंदर के एक छोटे से रास्ते के आगे इतना बेबस कैसे हो गया? And as we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. तो इन 2 तस्वीरों में अमेरिकी बेबसी की पूरी कहानी है। पहली तस्वीर उस हॉर्मुज स्ट्रेट की है, जहां से कच्चे तेल का करीब 20% हिस्सा दुनिया के अलग-अलग देशों में पहुंचता है। और ये दूसरी तस्वीर उस खार्क आइलैंड की है, जहां से ईरान का 90% तेल दुनिया के बाजारों में पहुंचता है। इस खार्क आइलैंड को फारस की खाड़ी का अनाथ मोती भी कहा जाता है। बस यूं समझ लीजिए कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के साथ जिस जंग की शुरुआत खामेनेई के तख्ता पलट के लिए की थी, वो जंग धीरे धीरे अब इन 2 इलाकों में सिमट आई है, एक हॉर्मुज और दूसरा खार्क। हॉर्मुज की वजह से एशिया और यूरोप के तमाम देशों में तेल और गैस की न सिर्फ कमी होती जा रही, बल्कि दाम आसमान छूते जा रहे हैं। चूंकि ये अमेरिका की वजह से हो रहा है, लिहाजा ज्यादातर देश अब ईरान पर अमेरिकी हमले के फैसले को लेकर न सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, बल्कि खुद अमेरिका अब दबाव में आ गया है। दूसरा इलाका ये खार्क आइलैंड है, ईरान की लाइफलाइन, जहां से ईरान का 90% कच्चा तेल पूरी दुनिया में पहुंचता है। इस खार्क आइलैंड पर अमेरिका ने बमबारी भी की, लेकिन बमबारी के फौरन बाद अमेरिका ये सफाई भी देता है कि खार्क आइलैंड पर बमबारी सिर्फ और सिर्फ सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने के लिए किया गया, तेल के ठिकानों पर नहीं। असल में अमेरिका जानता है कि अगर ईरान की लाइफलाइन यानी खार्क आइलैंड के तेल के ठिकानों पर हमला हुआ, तो पूरी दुनिया में न सिर्फ तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा, बल्कि तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे। इससे महंगाई भी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका को अपना दुश्मन मानने लगेंगे। वैसे भी ईरान पहले ही ये धमकी दे चुका है कि अगर खार्क द्वीप को बर्बाद किया गया, तो खाड़ी के देशों के तमाम तेल के कुओं में आग लगा देगा। अगर ऐसा हुआ तो अंदाजा लगाइए पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर कैसा हाहाकार मचेगा। बस यही वजह है कि ज्यादातर नाटो देशों ने हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता खुलवाने के लिए अपने जंगी जहाज भेजने या अमेरिका की मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। इनकार करने वाले देशों में
ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, साउथ कोरिया, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन शामिल है। दरअसल इन देशों को भी पता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता खुलवाना इतना आसान नहीं है। दरअसल हॉर्मुज का रास्ता बेहद छोटा और संकरा समुद्री रास्ता है। हॉर्मुज का सबसे छोटा संकरा रास्ता सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा है। इस वजह से तमाम जहाजों के पास करने के लिए यहाँ सिर्फ एक एग्जिट पॉइंट है, जिसे ब्लॉक करते ही हॉर्मुज से बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है। चूंकि ईरान का तट हॉर्मुज स्ट्रेट से लगा हुआ है, लिहाजा ईरान के लिए यहाँ से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करना बहुत आसान है। जहाजों पर हमले के अलावा इस रास्ते के नीचे ईरान ने समुद्री माइंस भी बिछा रखा है। We strongly encourage other nations whose economies depend on the Strait far more than ours. You know, we get less than 1% of our oil from the Strait, and some countries get much more. Japan gets 95%, China gets 90%. Many of the Europeans get quite a bit. South Korea gets 35%. So we want them to come and help us with the Strait. हालांकि ईरान अब भी ये कह रहा है कि उसने हॉर्मुज का रास्ता बंद नहीं किया है, बल्कि सिर्फ उस पर कंट्रोल किया है। अमेरिका या उसके सहयोगी देशों के लिए ये रास्ता पूरी तरह बंद है, जबकि जो भी अमेरिका के खिलाफ है उन देशों के लिए इस रास्ते से जहाजों के गुजरने पर कोई रोक नहीं। दरअसल हॉर्मुज का ही वो रास्ता है जहां से ईरान के अलावा इराक, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई भी अपने तेल और गैस दुनिया भर के देशों को निर्यात करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस एक अकेले रास्ते से सालाना $500 बिलियन के ईंधन का कारोबार होता है। दुनिया के नक्शे पर जमीन के दो टुकड़ों के बीच मौजूद इस पतले से समुद्री रास्ते पर इस वक्त सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के साथ जंग के बीच ईरान ने इसी समुद्री रास्ते को दुनिया के लिए बंद कर दिया है, सिवाय चीन के। सवाल यह है कि सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़े इस रास्ते को बंद कर देने से क्यों और कैसे पूरी दुनिया के तेल में आग लग रही है। ये छोटा सा समुद्री रास्ता आखिर इतना अहम क्यों है? हॉर्मुज स्ट्रेट यानी हॉर्मुज का जल डमरू मध्य, जी हाँ, यही नाम है इस संकरे समुद्री रास्ते का, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसके किनारे की बात करें तो इसमें एक तरफ सऊदी अरब है और दूसरी तरफ ईरान। देखा जाए तो हॉर्मुज का जल डमरू मध्य महज 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसी 33 किलोमीटर के छोटे से हिस्से से होकर दुनिया में करीब 25% कच्चे तेल का और 25% ही नेचुरल गैस का कारोबार होता है। यहाँ तक कि सऊदी अरब, इराक, कुवैत और कतर जैसे देश भी अपना कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया के बाकी हिस्सों में भेजते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में 40% से ज्यादा तेल इसी रास्ते से होकर आता है। इन हालात में जब ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देता है तो फिर भारत की जरूरत के हिसाब से तेल की आवक कम होने लगेगी और इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बढ़ना तय हो जाएगा। दुनिया भर में कारोबार के लिए अहम हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ कुछ कुदरती मजबूरियां भी हैं जो इसकी खासियत को और बढ़ा देती है। असल में हॉर्मुज जल डमरू मध्य की कुल चौड़ाई बेशक 33 किलोमीटर है, लेकिन समंदर के बीच जिस रास्ते से होकर जहाजों की आवाजाही होती है वो बमुश्किल 3 किलोमीटर ही चौड़ा है। दरअसल इस जगह पर समंदर की गहराई बेहद कम है। अधिकतम गहराई की बात करें तो 90 मीटर है, जबकि न्यूनतम गहराई 50 मीटर। और इतने कम गहरे समंदर से बड़े बड़े जहाजों का गुजरना कोई आसान काम नहीं है। इसीलिए तमाम मालवाहक जहाज समंदर के सबसे गहरे 90 मीटर वाले हिस्से का ही इस्तेमाल करते हैं और ये रास्ता करीब 2 मील यानी करीब 3 किलोमीटर चौड़ा है। ऐसे में यहाँ जहाजों की एंट्री भी बारी बारी से हो पाती है। ये भारत में मौजूद खूबसूरत अंडमान निकोबार द्वीप है। अंग्रेजों के जमाने में इसे काला पानी भी कहा जाता था। वो इसलिए क्योंकि अंग्रेज उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले आजादी के परवानों को
इसी द्वीप में बने जेल में रखा करते थे। ये अंडमान निकोबार से हजारों किलोमीटर दूर, ईरान के बुशर बंदरगाह से 55 किलोमीटर आगे और ईरान की सरहदी जमीन से सिर्फ 28 किलोमीटर के फासले पर ऑर्फन पर्ल ऑफ द पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी का अनाथ मोती है। वैसे इसका असली नाम खार्ग आइलैंड है, जिसे कभी खारक, खाराज या खारेज के नाम से भी जाना गया। सिर्फ 8 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा ये वो द्वीप है जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग को न सिर्फ तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है, बल्कि पूरी दुनिया को तिल तिल के लिए तेल से तरसा सकता है। अगर ईरान पिछले 13 दिनों से सुपर पावर अमेरिका और इजराइल से एक साथ लोहा ले रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ इस एक आइलैंड की वजह से। यह सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, बल्कि ईरान की लाइफलाइन है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उत्पादन करने वाले ईरान के तेल का 90% कारोबार इस एक छोटे से द्वीप से ही चलता है। बस यूं समझ लीजिए कि अगर इस आइलैंड पर अमेरिका या इजराइल ने गलती से भी हमला कर दिया तो एक साथ 4 चीजें होंगी। तीसरा विश्व युद्ध, पूरी मिडिल ईस्ट की बर्बादी, पूरी दुनिया में तेल के लिए हाहाकार और ईरान का कंगाल होना। दरअसल अमेरिका के लिए खार्ग आइलैंड एक रेड लाइन है, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसे न ट्रंप पार कर सकते हैं, न उनसे पहले के किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पार करने की कोशिश की। क्योंकि अंजाम सबको पता है, इस आइलैंड पर हमले का मतलब है ईरान का ऐसा पलटवार जो इससे पहले कभी दुनिया ने देखी ही ना हो। आखिर क्या है ये खार्ग द्वीप और क्यों इतना अहम है कि इस एक द्वीप पर हमले से तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये द्वीप ईरान के लिए इतना खास क्यों है और अमेरिका और इजराइल को ये खौफ क्यों है कि इस एक द्वीप के चलते पूरी दुनिया जंग की चपेट में आ जाएगी। तो चलिए 8 किलोमीटर लंबे और 5 किलोमीटर चौड़े इस द्वीप की वो कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद आप खुद ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि ये एक द्वीप पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंक सकता है। पुर्तगालियों और डच ईस्ट इंडिया कंपनी से होते हुए कई हाथों से गुजरकर ये छोटा सा खार्ग आइलैंड 20वीं सदी में ईरान का हिस्सा बना। 1925 से 1941 तक ईरान के शाह रहे रजा शाह पहलवी के दौर में इस द्वीप का इस्तेमाल राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए किया जाता था, क्योंकि यह ईरान की सरहदी जमीन से अलग एकांत में एक ऐसा द्वीप था जैसा ठीक अंग्रेजों के वक्त अंडमान निकोबार यानी काला पानी। हालांकि रजा शाह पहलवी की हुकूमत से करीब 17 साल पहले ही 1908 में ईरान में तेल के भंडार का पता चल चुका था, लेकिन ईरान में असल में मॉडर्न पेट्रोलियम दौर की शुरुआत 1958 में हुई, जब उन्हें तेल और गैस की अहमियत का अंदाजा हुआ। 1960 तक विदेशी निवेश और कंपनियों की मदद से ईरान एक बड़े ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर के तौर पर उभरना शुरू हुआ। कच्चे तेल को ईरान से निकालकर दुनिया तक पहुंचाने के लिए ईरान को कई चीजों की जरूरत थी। तेल निकालना, तेल का भंडार करना और ईरान के अंदर ही अलग अलग शहरों में मौजूद तेलों को पाइपलाइन के जरिए एक ऐसी जगह पहुंचाना जहां से बड़े बड़े जहाजों में उस तेल को दुनिया के बाजार तक पहुंचाया जा सके। और तभी इस छोटे से द्वीप यानी खार्ग की किस्मत चमक उठी। दरअसल दुनिया भर के जिन बंदरगाहों पर बड़े बड़े जहाज डॉक करते हैं यानी आकर लंगर डालते हैं, उन जहाजों को डॉक करने के लिए उस जगह पर काफी गहराई की जरूरत होती है। ईरान के जितने भी बंदरगाह हैं, जिनमें हॉर्मुज तक शामिल है, उन सब के मुकाबले खार्ग द्वीप की खासियत यह है कि यह बेहद छोटा होने के बावजूद यहाँ समंदर की गहराई काफी ज्यादा है। इस गहराई का फायदा यह होता है कि तेल ढोने वाले दुनिया के जो सबसे बड़े जहाज होते हैं, वो भी यहाँ पर आसानी से डॉक कर सकते हैं। बस इस द्वीप की इस एक खासियत के चलते ईरान ने तय किया कि वो अपने देश का तेल दुनिया के बाजार में इसी रास्ते से भेजेगा। तैयारी शुरू हुई। ईरान के तेल सप्लाई का सबसे बड़ा टर्मिनल इसी द्वीप को बनाने का काम 1960 में ईरान ने एक अमेरिकी कंपनी को दिया। ईरान के जो 3 सबसे बड़े इलाके जहां से तेल बाहर निकाला जाता, वो अहवाज, मरून और गदसारन है।
इन सभी जगहों से कच्चे तेल को पाइपलाइन के जरिए अब टर्मिनल यानी खार्क द्वीप तक पहुंचाने का काम शुरू हुआ। इसके लिए इस द्वीप के नीचे समंदर में पाइपलाइन बिछाई गई। धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया जब ईरान का 90% तेल इसी एक द्वीप यानी खार्क द्वीप के रास्ते दुनिया के बाजारों तक पहुंचने लगा और ये सिलसिला आज भी जारी है। आज ये द्वीप इसी तेल टर्मिनल के चलते ईरान की लाइफलाइन बन चुकी है। बस यूं समझ लीजिए कि अगर ये छोटा सा द्वीप जंग का शिकार हो गया तो न सिर्फ ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी बल्कि पूरी दुनिया में तेल में आग लग जाएगी। वजह यह है कि अगर इस खार्क द्वीप पर हमला हुआ तो ईरान इस हमले का जवाब पूरी ताकत से देगा, क्योंकि उसके पास फिर कुछ बचेगा ही नहीं। मनीषा झा के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक। पूरी दुनिया में रहने वाले 8 अरब इंसान सिर्फ एक दिन में 16 अरब लीटर तेल फूंक देते हैं। अकेले भारत में हर रोज करीब 52 करोड़ लीटर तेल फूंक दिया जाता है। हालांकि कहते ये हैं कि इस दुनिया में तेल का भंडार इतना है जो आने वाले कई 100 सालों तक खत्म नहीं होगा। लेकिन सिर्फ एक रास्ता बंद क्या हुआ, पूरी दुनिया परेशान हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एक द्वीप से तीसरा विश्व युद्ध कैसे हो सकता है। तो इसकी 3 वजह है। पहला, चूंकि यह आइलैंड ईरान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा स्रोत है, यह ईरान के अस्तित्व का सवाल है। जिस तेल पर ईरान टिका है उसका 90% हिस्सा इसी द्वीप से दुनिया के बाजारों तक पहुंचता है। ऐसे में ईरान सबसे पहले तो हॉर्मुज़ को पूरी तरह बंद करेगा और दूसरा, द्वीप पर हमला करने वाले देशों पर पलटवार करेगा। अब चूंकि अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद अपने सैन्य ठिकानों से ईरान पर हमले कर रहा है, तो ऐसे में ईरान मिडिल ईस्ट के उन देशों पर पूरी ताकत से पलटवार करेगा। दूसरा, हॉर्मुज़ के बंद होने के बाद हमले की वजह से अगर खार्क से भी तेल की सप्लाई बंद हो गई तो पूरी दुनिया बिना तेल के ठप पड़ जाएगी। चूंकि खार्क द्वीप के तेल का चीन सबसे बड़ा खरीदार है, तो ऐसे में इस हमले के बाद चीन समेत ईरान के बाकी दोस्त, जिनमें रूस भी शामिल है, इस जंग में कूद पड़ेंगे। क्योंकि बात सिर्फ ईरान पर हमले की नहीं होगी, बल्कि अमेरिका को इसलिए कटघरे में खड़ा किया जाएगा कि उसने खार्क पर हमला कर पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा कर दिया। वैसे भी ईरान पहले भी कई बार कह चुका है, बल्कि साफ साफ ये धमकी दे चुका है कि अगर खार्क आइलैंड पर हमला हुआ तो वो तमाम खाड़ी देश के तेल के कुओं में आग लगा देगा। ईरान का कहना है कि वो अकेला नहीं डूबेगा, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को तबाह कर देगा। जाहिर है ऐसे में जंग यकीनी हो जाएगी। अमेरिका की ये पुरानी रेड लाइन है कि जिस देश पर हमला करो उसे कमजोर तो कर दो, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था की बुनियाद को बर्बाद मत करो। एक खबर ये भी है कि अमेरिका की इस खार्क द्वीप पर शुरू से नजर है, वो इसे हथियाना चाहता है और इसीलिए बर्बाद नहीं कर पा रहा। हालांकि खार्क द्वीप को बर्बाद करना या उस पर हमले करना इतना आसान भी नहीं है। दरअसल ईरान की लाइफलाइन होने की वजह से इस द्वीप पर सुरक्षा के जो इंतजाम है उसे अभूतपूर्व कहा जा सकता है। यह पूरा द्वीप ही प्रतिबंधित क्षेत्र है। आम लोग तो छोड़िए, बड़े बड़े सरकारी या सेना के अफसर भी बिना पूर्व इजाजत के यहाँ कदम नहीं रख सकते। ईरान ने इस आइलैंड को किसी भी हमले से बचाने के लिए इसे एक किले में तब्दील कर रखा है। यह पूरा द्वीप ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कंट्रोल में है। इस द्वीप पर ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइलें S-300 और बावर 373 तैनात हैं, जो दुश्मनों के किसी भी हमले का पलक झपकते जवाब दे सके। यहाँ समंदर के नीचे सीक्रेट टनल और कमांड सेंटर बनाए गए हैं ताकि किसी भी हवाई हमले के दौरान ऑपरेशन जारी रहे। IRGC की फास्ट अटैक क्राफ्ट्स और पनडुब्बियां 24 घंटे इस द्वीप के चारों तरफ गश्त करती रहती है। शायद यही वजह है कि खुद इजराइल, जो ईरान के अलग अलग तेल ठिकानों और न्यूक्लियर ठिकानों पर बम गिरा चुका है, उस इजराइल ने भी कभी खार्क को निशाना बनाने की कोशिश नहीं की। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि कभी खार्क पर हमला नहीं हुआ। 1980 से 1988 तक 8 साल तक चले ईरान इराक युद्ध के दौरान इराक ने सैकड़ों बार खार्क द्वीप पर हवाई हमले किए, लेकिन इन हमलों के बावजूद ईरान ने कभी भी इसे पूरी तरह बंद होने नहीं दिया। कहते हैं कि ईरानी इंजीनियरों को खार्क की पाइपलाइनें और टर्मिनल ठीक करने में इस कदर महारत हासिल है या उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है
कि वो बमबारी के कुछ घंटे के अंदर ही नुकसान को ठीक कर तेल की सप्लाई शुरू कर देते हैं। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।